हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोत्रा, अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस का। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल फंक्शन को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि यार पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले हम समझते हैं बाय डेफिनेशन क्या लिखा है, फिर हम वो डेफिनेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट करके छोटी छोटी डिटेल समझेंगे कि बेसिकली पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड देन वी विल कम टू द पॉइंट कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहले लिखा है अ फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, ईच एक्स इन आर, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है, ये एक्सप्रेशन को अगर मैं फिर से लिखती हूँ, ठीक है, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा कहाँ तक, a1 x की पावर 1 8। देखिए ये सेम एक्सप्रेशन को मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, बस इसमें मैंने ये वाला पहले लिखा है टर्म, फिर ये फिर ये फिर ये, और नीचे वाले में पहले मैंने ये लिखा है, फिर यहाँ से लेके मैं यहाँ तक जा रही हूँ। ठीक है, बात सेम है। अब पहले हम ये समझते हैं ये एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में आप कई बार प्लस या माइनस का सिंबल देखेंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, देखिए हर टर्म जो प्लस या माइनस से अलग हो रहा है, मतलब ये इसके बाद एक प्लस है या फिर माइनस है, इसके बाद एक प्लस है या फिर माइनस है, कुछ भी है, प्लस माइनस में जो जो भी चीज़ें स्प्लिट हो रही है उनको बोलेंगे टर्म्स। ठीक है, आपने क्लास 11th के पहले क्लास 9th और 10th में ये सब चीज़ें देखी होगी, पॉलिनोमियल क्या होता है, हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ठीक है, सारे टर्म है, जो भी प्लस और माइनस से स्प्लिट हो रहा है ये सारे इसके टर्म्स है। ठीक है, अब ये जो x की पावर कुछ दिख रहा है आपको, x की पावर n, इसके साथ एक मल्टीप्लीकेशन में a n, जैसे इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इधर से शुरू करती हूँ, a नॉट लिखा है। ठीक है, फिर लिखा है a1x, a1x मतलब a नॉट है, एक टर्म हो गया, a1x मतलब कि a1 इंटू एक्स। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ a2x स्क्वायर, ठीक है, मतलब a2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब हर टर्म में जितनी भी टर्म्स है, जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, जो भी प्लस और माइनस से स्प्लिट हो रहा है वो सारे एक टर्म है। हर टर्म में क्या होगा, हर टर्म में दो चीज़ होगी, एक वेरिएबल होगा जिसकी एक पावर होगी, ठीक है, और एक कोई कांस्टेंट होगा जो मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, a1 a2 a0 a1 an-2 an-1 an, ये सारे एक कांस्टेंट है, रियल नंबर्स है। ठीक है, इनको हम बोलेंगे कोफिशिएंट्स। ये क्या है, ये है कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट है। हमें पता है x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो अभी हमें समझ में आ गया है वेरिएबल क्या है, हम पहले देख चुके हैं। ये वेरिएबल होगा, ये एक्सपोनेंट होगा, ये वेरिएबल होगा, ये कोएफिशिएंट होगा, और ये होगा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर, इसको हम पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टर्म की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो an-2 क्या है, कोफिशिएंट, x वेरिएबल, और x की क्या पावर है, n-2 x की पावर है, तो ये हो गया एक्सपोनेंट या पावर। बात समझ में आई। तो हर टर्म में कोफिशिएंट होगा, एक वेरिएबल होगा, और एक उस वेरिएबल की पावर होगी। उनको अगर मैं ऐसे इस फॉर्म में लिखूं तो ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में एक कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है कि जो n है वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी चलेगा और कोई पॉजिटिव नंबर भी चलेगा। जीरो एंड पॉजिटिव क्या होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब n क्या है, देखिए ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म में n क्या है, n एक पावर है, एक्सपोनेंट है। इसका मतलब जो वेरिएबल कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट शुड ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में आ रही है, ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए
और जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं a0, a1, a2 अप टू an, ठीक है। देखिए हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसके बाद हम एग्जांपल लेके भी समझेंगे, ठीक है। ये रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। पावर क्या होनी चाहिए, सारी एक्स की जो भी पावर्स आएगी या वेरिएबल की जो भी पावर होगी वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, और कोएफिशिएंट सारे होने चाहिए रियल नंबर्स। ये सिर्फ दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जा रही है तो ये हो जाएगा हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ध्यान से समझिए, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। इसको मैं दो टुकड़े कर सकती हूँ, पॉली मतलब मैनी, मतलब बहुत सारे, नोमियल मतलब टर्म्स, ठीक है। मतलब जिसके मेनी टर्म्स हो, मतलब एक से ज्यादा टर्म्स है वो है पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब मल्टीपल टर्म्स है वो है पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती, फॉर एग्जांपल मेरा एक फंक्शन होता एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस 3x क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये मेरा एक पॉलिनोमियल है या मेरा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी के लिए पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें मल्टीपल टर्म्स है। अगर सिर्फ इसमें एक ही टर्म होती, मेरा अगर फंक्शन होता y इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसमें कितनी टर्म है, देखिए इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 4, जो प्लस माइनस से चेंज हो रहा है मतलब स्प्लिट हो रहा है वो है हमारी टर्म्स। इसमें 4 टर्म्स है, इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें कहीं पे भी प्लस और माइनस नहीं दिख रहा है, तो इसमें सिर्फ एक टर्म है। ये सिंगल टर्म है तो ये इसमें सिंगल टर्म है तो ये होगा मोनोमियल, ठीक है। अगर इसमें दो टर्म होती तो वो होता बाइनोमियल, ठीक है। अगर वो होता a0 प्लस ax1, इस टाइप से होता a1 x की पावर 1, तो ये होता बाइनोमियल। तीन टर्म होती तो होता ट्राइनोमियल, ठीक है। मल्टीपल टर्म्स है वो है पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आई। अब एक और चीज हम बोल सकते हैं कि यार देखिए, जो भी ये पावर दिख रही है, जिसे मैं बोलूँ कि इसमें x की पावर क्या है, आप बोलोगे n, इस टर्म में x की पावर क्या है n-1, इस टर्म में x की पावर क्या है n-2, इस टर्म में x की क्या पावर है 1, इसमें क्या x की पावर है, इसमें x की पावर 0 बोल सकती हूँ मैं। x की पावर 0 मतलब 1, किसी की भी हम पावर 0 करेंगे तो 1 होता है, हमें पता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ a0 x की पावर 0, मतलब अगर कोई कांस्टेंट है जिसमें x मल्टीप्लाइड नहीं है, ठीक है, जिसमें x है ही नहीं, a0 तो सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसमें x की क्या पावर होगी 0। बात समझ में आ रही है। तो अगर x की, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई फंक्शन है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट है y इक्वल टू 3, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ 3x प्लस 2, अगर मैं बोलती हूँ ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है, इसमें मल्टीपल टर्म्स है, ये अगर एक पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल में x की क्या पावर है, इस टर्म में x की क्या पावर है 1, इस टर्म में x की क्या पावर है 0, ठीक है। पर अगर मैं पूछूं इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल में, देखिए पावर में हमने हर एक टर्म की बात की थी, डिग्री में हम क्या करेंगे, हम पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बताएंगे। उस पूरे पॉलिनोमियल में जो भी सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म है, वो जो पावर होगी सबसे ज्यादा पावर, वो होगा हमारा डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब पहले पावर n थी, फिर n से 1 कम हुई, फिर n से 2 कम हुई, ऐसे जाते जाते जब तक n, इसमें n की वैल्यू 1, इसमें n की वैल्यू 0, मतलब n की वैल्यू n-1 n-2 कब तक 1 0, मतलब n से लेके 0 तक जा रही है वैल्यूज। तो सबसे ज्यादा n की क्या वैल्यू है इस पूरे पॉलिनोमियल में, मैक्सिमम यही वैल्यू है n, तो इसकी डिग्री हो गई n। इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, उस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होगी, हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसकी ये 4 डिग्री का मतलब ये पॉलिनोमियल है विथ डिग्री 4, इसकी डिग्री क्या है 4 है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है विथ डिग्री 2, ये पॉलिनोमियल है विथ डिग्री 1, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है विथ डिग्री 1। बात समझ में आ रही है। तो डिग्री समझ में आ गया, टर्म से समझ में आ गया, कोएफिशिएंट समझ में आ गया, ठीक है। अब हम समझेंगे, अच्छा एक्सपोनेंट भी आपको समझ में आ गया। अब कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन इस टाइप के फॉर्म में, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हो, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो जिसमें
जो x की पावर्स होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए और सारे की सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर होने चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं फटाफट से कि कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। पहला है, ध्यान से समझिए, कोई भी ऐसा इस टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है जिसमें मल्टीपल टर्म्स है। ठीक है, मल्टीपल टर्म्स है ये समझ में आ रहा है, और किस फॉर्म में है, ए एन एक्स की पावर एन, मतलब एक कोफिशिएंट इंटू एक्स की कोई पावर, ये एक टर्म है। ठीक है, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3। एक्स स्क्वायर, इसको 3 बना लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब का, इसको फोल्ड करते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि मैं 1 इंटू एक्स क्यूब लिखूँ या एक्स क्यूब लिखूँ से सिमिलर बात है। ठीक है, तो इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट है 3। ठीक है, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट है 1, या फिर मैं बोल सकती हूँ कांस्टेंट टर्म है 1। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं बोलूँ कि यार एक्स की पावर 5 का क्या कोफिशिएंट है, तो आप बोल सकते हैं 0, क्योंकि मैं अगर 0 इंटू एक्स की पावर 5 लिखूँ तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 5 0 ही होगा। तो इस टर्म को मैं लिखूँ या ना लिखूँ उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो जो टर्म आपको नहीं दिख रही है, जो एक्स की पावर आपको नहीं दिख रही है, उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे ये क्या हमारी दोनों कंडीशन, सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है क्या, सारी एक्स की जो पावर्स है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर से 3, 2, 4, 0, यस, और सारे कोफिशिएंट रियल नंबर से 1, 3, 3, 1, यस। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल, फर्स्ट वाला हमारा पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड वाला चेक करते हैं, एक्स की पावर 2/3। यार एक्स की क्या पावर आ रही है, 2/3। 2/3 क्या एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नहीं, ये इंटीजर ही नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन, ये वाली टर्म हमारे पॉलिनोमियल को मैच नहीं कर पा रही है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x को हम क्या बोल सकते हैं, 1/x को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, x की पावर -1, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर हम 1/x को x की पावर -1 बोल सकते हैं, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में x की पावर क्या है, -1, इस एक्सप्रेशन में x की पावर क्या है, 0। तो अगर x की पावर -1 है, -1 क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नहीं, वो नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, एक्स की पावर 40 का कोफिशिएंट है 100, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 300, और एक्स की पावर 0 का या फिर कांस्टेंट टर्म है -4। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता यहाँ माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल है या नहीं उसके लिए हमें एक्स की पावर्स को चेक करना है और कोफिशिएंट्स को चेक करना है। सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर है, सारी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो यस, दिस इज ऑल्सो अवर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पे आते हैं, यस, ये x की पावर 2 है तो नॉन नेगेटिव है, पर x की पावर -2 इज नॉन नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव है, तो फिर हमारा ये एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, सबकी डिग्री समझते हैं। इसमें इस फंक्शन की डिग्री क्या है, मतलब सबसे ज्यादा x की क्या पावर है, इस पूरे पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे ज्यादा, जो भी सारी टर्म्स है सब में सबसे ज्यादा x की क्या पावर है। इसमें 3 है, 2 है, 4 है, 1, 4 सबसे हाईएस्ट है, तो इसका डिग्री है 4, ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये 40 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे सारे पॉलिनोमियल जो फर्स्ट डिग्री के हैं, मतलब जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 है, उनको हम बोलेंगे ऐसे पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, उनको बोलेंगे लीनियर फंक्शन। पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, इनको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। विथ डिग्री 3, पॉलिनोमियल फंक्शन विथ डिग्री 3 विल बी क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो मेन लीनियर फंक्शन की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक फंक्शन की डिग्री 3 होती है। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर है। ये जस्ट बेसिक्स है, आई नो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पॉलिनोमियल फंक्शन, या हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे, इन सब के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब ऐसे फंक्शंस विच मैप्स R मतलब कि वो रियल फंक्शंस होने चाहिए। रियल फंक्शंस होने चाहिए, इसका मतलब कि y क्या वैल्यूज ले सकता है, y सारे रियल नंबर्स की ही वैल्यू ले सकता है, और x की भी सिर्फ रियल नंबर्स ही वैल्यू हो सकती है।
ऐसे सारे फंक्शन विच मैप्स फ्रॉम आर टू आर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर वो ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मतलब अभी हमने देख ली कंडीशंस, वो कौन सी कंडीशंस है कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, सारे n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर और सारे कोएफिशिएंट्स शुड बी रियल नंबर्स, ठीक है, और एक्सप्रेशन इस टाइप से होना चाहिए। तो वो हो गया हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। आई होप आपको पॉलिनोमियल फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन के हम ग्राफ समझेंगे, ठीक है। तो हम ग्राफ में सबसे पहले देखेंगे यार लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, फिर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, और हम देखेंगे क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम इस लेक्चर सीरीज में लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन, ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन का सेम टाइप का ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा वो डिपेंड करता है कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक है। अगर उसकी डिग्री लीनियर है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो वो पैराबोला जैसा बनेगा, अगर क्यूबिक है तो वो एक अलग टाइप का फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक और फिर क्यूबिक, तीनों को 1 बाय 1 समझेंगे, उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे। एज्यूमिंग कि आपको ग्राफ प्लॉट करते अच्छे से नहीं आता है, हम समझेंगे कि अगर आपको कोई भी लीनियर या कोई भी क्वाड्रेटिक ग्राफ फंक्शन दे दे तो आप उसका फटाफट से चुटकी बजाते ही आप कैसे उसका फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें पॉलिनोमियल फंक्शन समझ में आ गया है। अब हम समझेंगे जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं जिनकी डिग्री होती है 1, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शंस। तो ठीक है, लीनियर फंक्शंस। तो अब हम बात करेंगे कि लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन वो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं जिनकी होती है डिग्री 1। अगर मैं बोलूँ इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर मैं बोलती हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसी भी पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है, उसको कैसे लिखेंगे, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए एक्स प्लस बी, चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन, लीनियर फंक्शन, जिसका जनरल फॉर्म अपन ए एक्स प्लस बी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया अपना जनरल फॉर्म। एफ ऑफ एक्स लिखो या y लिखो, दोनों का सेंस सेम है, ठीक है। ये हमारा एक जनरल फॉर्म हो गया लीनियर फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब अगर अपन बोले यार हम इसके पहले वाले लेक्चर्स में समझ चुके आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब y इक्वल टू एक्स, ठीक है। हम देखें नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है ना, उसका इक्वेशन कैसा होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स। अब आप बोलोगे यार आइडेंटिटी फंक्शन और नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन जो हम पहले देख चुके हैं वो भी तो यार ये तो लीनियर फंक्शन ही दिख रहा है, ये भी पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 है, ये भी पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 है, तो ये दोनों भी लीनियर फंक्शन का ही हिस्सा है, ठीक है। तो लीनियर आइडेंटिटी फंक्शन भी एक लीनियर फंक्शन है और नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन भी एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कोई भी जनरल फॉर्म अगर हमें दिया है, कोई भी कैसा भी लीनियर फंक्शन दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, तो हम उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या नीड है, पहले हमें इक्वेशन की नीड है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैंने बोला हमारा इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अगर आपको इस फॉर्मेट में दिया है तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, और इस फॉर्मेट में दिया है तो ठीक ही है, ठीक है। तो अब हमने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया है जिसमें हमें y भी दिख रहा है और x भी दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो फंक्शन क्या है, ठीक है। तो फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन की इक्वेशन अपन को क्लियर हो गई है, यस। अब हम क्या करेंगे, हमारा कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, ठीक है, 2D वाला बनाएंगे। ये होगी अपनी x एक्सिस, ये होगी अपनी y एक्सिस, और चारों तरफ हमें एरो बनाना है, ठीक है। ये अपना 0.1 2 3 4 5, सिमिलरली -1 -2 -3 ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक, 1 2 3 ये भी इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 ये माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्लेन है अपना 2D का, वो अब हमें सेम ही रखना है। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3। हमें क्या करना है, हम इसमें x की कुछ भी वैल्यू रखें, हमें y की वैल्यू निकालना है, ठीक है, या y की कुछ वैल्यू रखें, x की वैल्यू निकालना है। बेसिकली हमें ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं
जो हमारी लाइन को सेटिस्फाई करे, हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मैं कुछ भी x की वैल्यू डालती हूँ, कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू डालती हूँ 0। अगर मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। कैसे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3, तो y की वैल्यू क्या आई 3, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ, अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आएगी -3/2, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स मिल गए हमें, ठीक है। हम ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, बट अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो 2 पॉइंट से अपना लाइन बन जाएगी, इससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम x, y ऐसे लिखें कितने पॉइंट से अपने, तो एक है 0,3, ठीक है, और दूसरा पॉइंट होगा -3/2, 0। ये 2 पॉइंट है अपने, ये 2 पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट को अपन इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो 0,3 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये हो गया 0,3। नेक्स्ट है -3/2, 0, -3/2 यहाँ पर आएगा, -3/2, 0, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, ठीक है। आप चाहे तो और मल्टीपल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जब हम इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और पॉइंट निकाल के बता देती हूँ ताकि आपको और कंफ्यूजन ना हो। मैंने बोला x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू मैंने बोली 1, तो y की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। तो 1,5 को भी प्लॉट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, ठीक है। तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, ठीक है। 1,5 यहाँ पर आ गया पॉइंट, ठीक है। तो अब हमारी स्ट्रेट लाइन कैसी हो गई, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमने बहुत सिमेट्रिक 1 2 3 4 1 2 3 4 बिल्कुल सेम डिस्टेंस के नहीं रखे हैं, तो अभी आपको थोड़ा हल्का सा आगे पीछे दिख रहा होगा, बट डजेंट मैटर। हम 3 पॉइंट निकाले, 4 पॉइंट निकाले, 5 पॉइंट निकाले, सारे पॉइंट इस लाइन पर ही आएंगे, ठीक है। कहीं पे भी जो भी आप पॉइंट्स निकालेंगे सारे पॉइंट्स इस लाइन पर रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन हो, अगर लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट निकाल लीजिए, वो 2 पॉइंट को आप प्लॉट कर दीजिए, वो दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। वो स्ट्रेट लाइन वो उस पर्टिकुलर लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब सेम ये आइडेंटिटी फंक्शन भी एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन था, हमें याद है ये भी क्या बनता था, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। ये कैसा स्ट्रेट लाइन बनता है, ये अगर हम y एक्सिस बोल रहे हैं और ये x एक्सिस, तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा बनता था 45 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। और नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन हमारा ऐसा बनता था, ठीक है। तो ये भी क्या होता था, स्ट्रेट लाइन होता था, ये भी स्ट्रेट लाइन होता था। इन जनरल कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाना है समझ में आ गया। इन जनरल आपको कोई भी इक्वेशन दे दे, आपको 2 पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। वो दोनों पॉइंट को आपको प्लॉट करना है और उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, वो अपने लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन का स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन सबको समझ में आ गया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यार ये पर्टिकुलर लीनियर फंक्शन है तो इसका हमें रेंज और डोमेन भी निकालना होगा, ठीक है। तो अभी देखिए डिपेंड करता है कि यार हमारी इक्वेशन क्या है। अगर हमारी इक्वेशन y = x है तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर हमारी नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन है y = -x तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। अगर हमारा ये वाला इक्वेशन है y = 2x + 3 तो हमारा लाइन का इक्वेशन हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे भी, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन से, ये सभी लीनियर फंक्शन है, ठीक है। अब ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है, इतना तो आपको समझ में आ गया। बट अब इनका हमें डोमेन और रेंज निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले अपन ये समझते हैं, कोई भी एक लाइन को देखते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इस लाइन को देखते हैं। ये लाइन आपको क्या लग रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये चलती जाएगी, और ये एरो रिप्रेजेंट हो रहा है ये इस तरफ चलती जाएगी, ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें कि एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है,
इस पे कौन कौन से वैल्यूज ये लाइन ले रही है, ठीक है। क्या ये वैल्यू ले रही है, हाँ ये वैल्यू है x की 0 वैल्यू है तो ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ठीक है। x की वैल्यू -2 है, सॉरी -1 है, -2 है, -3 है, तो ऐसे पॉइंट्स बनेंगे। तो ये कहाँ तक चलते जाएगा, ये अगर आगे ऐसे बढ़ता ही जाएगा तो ये x एक्सिस पे सारे पॉइंट्स ले पा रहा है इस तरफ, तो ये -x एक्सिस के सारे -इन्फिनिटी तक पॉइंट्स ले पाएगा, ठीक है। अगर मैं इधर देखूँ तो ये भी हमेशा चलते जाएगा, तो ये x एक्सिस हमेशा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, कोई भी वैल्यू होगी x की तो वो हमारी x एक्सिस रिप्रेजेंट कर पाएगी। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक x की सारी वैल्यूज आ पा रही है, राइट, सारे रियल नंबर्स। तो हमारा डोमेन हो गया डोमेन ऑफ एनी लीनियर फंक्शन, एनी लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज क्या होगी, रेंज को देखने के लिए हमें y की वैल्यूज देखनी होगी, ठीक है। तो y की वैल्यूज हम देखते हैं यार, y एक्सिस अपनी ये है, इस y एक्सिस पे क्या क्या वैल्यूज आ पा रही है, ठीक है। तो ये आ रही है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज आ रही है, हाँ इसके करस्पॉन्डिंग ये है ये है ये है ये है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, ऐसे चलते जाएगी। ये अगर इन्फिनिटी तक लाइन जा रही है तो हमारे y एक्सिस पे भी इन्फिनिटी तक पॉइंट्स आ सकते हैं, और -इन्फिनिटी पर ये आगे बढ़ती जा रही है तो -इन्फिनिटी तक हमारे y की वैल्यूज आ पा रही है। तो y की वैल्यूज +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक सारी रियल नंबर्स आ सकती है। तो हमारा रेंज भी क्या हो गया, रेंज हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब हम जल्दी से ये समझ लेते हैं कि लीनियर फंक्शन जो है, लीनियर फंक्शन का हमारा क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो लीनियर फंक्शन को हम इन जनरल फॉर्म में y = ax + b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, वो डिपेंड करेगा वो इस ऐसा स्ट्रेट लाइन है कि ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ऐसा है कैसा है, वो डिपेंड करता है उसकी इक्वेशन पे, बट वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये पक्की बात है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और उस स्ट्रेट लाइन में अगर हम उसकी फंक्शन की, उस लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करें तो उसका डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और उसकी रेंज भी होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। अब हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन के हम देखेंगे ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसका डोमेन और रेंज। चलिए अब हम समझते हैं ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री क्या हो 2, जिनका डिग्री हो 2, ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन जिनका डिग्री है 2 उन्हें बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। अगर हम इन जनरल किसी 2 डिग्री पॉलिनोमियल को बनाएं तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं f(x) = ax² + bx + c। देखिए डिग्री मतलब उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, अगर उसमें 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 वाली पावर ये है, x की पावर 1 ये है और x की पावर 0 ये है, ठीक है। तो जनरल फॉर्मेट अपना क्या हो गया, f(x) = ax² + bx + c, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम एक काम करते हैं, ग्राफ समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक केस लेके चलते हैं, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ y = ax² + bx + c, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन में मान लो मेरा इस जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, इसमें a की, b की, c की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि b की वैल्यू क्या है 0 और c की भी वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू है 1, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन y = x², ठीक है। इस पर्टिकुलर फंक्शन को y = x², इस पर्टिकुलर फंक्शन को बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन। या नाम से क्लियर है इसको स्क्वायर फंक्शन क्यों बोलते हैं, स्क्वायर फंक्शन क्योंकि y = x², x का स्क्वायर करेंगे तो वो फंक्शन की वैल्यू होगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन में ये समझेंगे कि स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक चीज ये समझने की बात है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का, वो डिपेंड करता है कि उस फंक्शन की, उस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या है, ठीक है। जैसे हमने बोला डिग्री 1 पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ठीक है, उनका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए हर एक पर्टिकुलर लीनियर फंक्शन का ग्राफ अलग अलग बनेगा, बट इन जनरल मैं ये बोल सकती हूँ अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, राइट। तो हम
वो डिपेंड करता है, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोला बनेगा, क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक है। तो पहले हम स्क्वायर फंक्शन समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि यार इन जनरल कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ कैसा शेप लेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, देखिए किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले अपने कोई फंक्शन पता होना चाहिए। ये अपना फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम बात है, ठीक है। चलिए हमने एक ऐसी इक्वेशन में लिख लिया है जिसमें y इक्वल टू x का इन टर्म्स ऑफ x क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपना फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें मल्टीपल ऐसी वैल्यूज लेनी होगी x की और y की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपना कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं y एक्सिस और x एक्सिस के साथ, ठीक है। ये है अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस, और सभी में एरो बनेगा। एरो क्यों बनेगा ये मैं बता चुकी हूँ आपको पिछले लेक्चर्स में। एरो इसलिए बनेगा क्योंकि ये x एक्सिस और y एक्सिस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और ये वाला माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमेशा चलती जाती है। अगर कहीं पे एरो लिखा है इसका मतलब कि एरो का मतलब ये कि हमेशा चलती जाएगी, और इस तरफ अगर कुछ नहीं है, एरो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर रुक गई है। अगर यहाँ पर भी एरो है मतलब यहाँ पे भी चलती जाएगी और यहाँ पर भी हमेशा चलती जाएगी। चलिए 0 हो गया, ये -1 -2 -3 -4 चलता जाएगा, 1 2 3 4 ये भी चलता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये भी चलता जाएगा। चलिए हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ग्राफ हमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें बहुत सारी वैल्यूज चाहिए x, y की, ठीक है। चलिए हम x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू हम 1 रख के देखते हैं, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है, चलो ठीक है। x की वैल्यू हम -1 रख के देखें, x की वैल्यू -1 रखी तो भी y की वैल्यू क्या आई, 1 आई, चलो ठीक है। x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू -2 रख के देखते हैं तो y की वैल्यू भी 4 आई, ठीक है। अब x की वैल्यू हम रख के देखते हैं 3 तो y की वैल्यू क्या आएगी, 9। x की देखिए मैं इंटीजर्स क्यों ले रही हूँ, मैं इंटीजर्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे प्लॉट करने में आसानी होगी, क्योंकि मैंने इधर भी सारे इंटीजर्स ही बना के रखे। तो आपके ऊपर है, आप इंटीजर ले, आप अगर यहाँ पे 0.1 0.2 भी लोगे तो भी आंसर वही आएगा, ग्राफ आपका सेम ही बनेगा, ठीक है। y की वैल्यू -3 ली, x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू भी 9 आई, ठीक है। चलिए हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को हम ऐसे लिख लेते हैं 0, 0 1, 1 -1, 1 2, 4 -2, 4 3, 9 और -3, 9। चलिए बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, चलिए अब इनको धीरे धीरे प्लॉट करते हैं। 0, 0 ये बन जाएगा अपना पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट 1, 1 मतलब x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, 1 -1, 1 मतलब x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू 1, ठीक है। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, 2, 4 ठीक है, -2, 4 -2, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पर अपना आएगा 7, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 9, ठीक है। तो अपना 3, 9 बनाना है, 3 ये लाइन चल रही है 3 की, यहाँ पर 3, 9 बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा -3, 9। चलिए कितने सारे हमने 7 पॉइंट्स बना लिए, अब इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको ऐसे कंबाइन किया साथ में, देखो हमेशा एरो बनाना है आपको, ठीक है। एरो नहीं बनाओगे तो आपका ग्राफ गलत है, ठीक है। एरो बनाना है, अगर हमने लीनियर फंक्शन भी लिया है तो उसको स्ट्रेट लाइन में दोनों तरफ आपको एरो बनाना है, ठीक है। चलिए ये क्या बन रहा है यार, ये तो इस टाइप से बन रहा है, इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस शेप को पैराबोला, ये शेप है पैराबोला। पैराबोला जरूरी है कि ऐसा ही बने, ऐसा भी तो बन सकता है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ठीक है। चलिए ये पैराबोला है जिसमें ये वाला पार्ट ऊपर आ रहा है, ठीक है। बेसिकली पैराबोला में क्या होता है, ये हमेशा ऐसा बढ़ता ही जाएगा, या फिर ये ऐसा हमेशा इस तरफ से बढ़ते ही जाएगा, मतलब इसकी चौड़ाई बढ़ती ही जाएगी, ऐसे जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए
इसको बोल सकते हैं ये पहाड़ जैसा नहीं होता है, इन्वर्टेड पहाड़, पर ये इधर साइड बढ़ते ही जाएगा, ये उल्टा है और ये बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। और ये पर्टिकुलर ग्राफ अपना किस फंक्शन का बन गया है, ये बन गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर फंक्शन। ये स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बन गया है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। सबसे पहले अब हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डोमेन निकालते हैं। डोमेन निकालने के लिए हमें ये समझना है कि x की क्या क्या वैल्यूज आ पा रही है, ठीक है। तो x की क्या क्या वैल्यूज आ पा रही है, अब देखिए जिसके करस्पॉन्डिंग अपना y भी रियल हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अपना फंक्शन ऐसे बढ़ते ही जा रहा है। अब देखो क्या ये कहीं रुकेगा, एरो मतलब चलता जाएगा हमेशा, चलता जाएगा हमेशा। और देखो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, मतलब ये कहाँ तक चलते जाएगा, ये वाली लाइन हमेशा चलती जाएगी। तो ये x की सारी वैल्यूज हमेशा लेते ही जाएगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे ये वैल्यू है और ऊपर जाएगा तो यहाँ पर x की वैल्यूज बढ़ती जाएगी। तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इस तरफ इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज ये ले सकता है। तो इसका अपना डोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बात समझ में आ गई। अब हम निकालते हैं रेंज। रेंज निकालने के लिए हमें y एक्सिस पे देखना होगा कि y की क्या क्या वैल्यूज ले रही है, ठीक है। तो तुम अगर ध्यान से देखो y एक्सिस में अपना जो नीचे वाला हाफ है, ठीक है, जो नेगेटिव y एक्सिस है अपनी, उस पर तो एक भी वैल्यू नहीं आ रही है, सारी वैल्यू ऐसी आ रही है। मतलब y की वैल्यू यहाँ से लेके ऊपर तक हमेशा बढ़ती जा रही है। क्या y की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कहीं नहीं आ रही है, ठीक है। कोई ये वैल्यूज आ रही है, नहीं आ रही है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ रेंज को अगर मैं इंटरवल के फॉर्म में लिखूँ तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, या इसको ऐसा भी बोल सकती हूँ आर प्लस, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन जीरो, जीरो भी इंक्लूड करना है। बात समझ में आ गई। चलिए तो ये हो गया अपना रेंज और ये हो गया डोमेन। ये डोमेन और रेंज किसका है, ये डोमेन और रेंज है अपना स्क्वायर फंक्शन का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये ग्राफ किसका है, ये भी अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपने इक्वेशन का स्क्वायर फंक्शन बोलते हैं। इस स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसका डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और इसकी रेंज होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड द नंबर जीरो, ठीक है। चलिए अब हमने एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन देखा, क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक पर्टिकुलर टाइप देखा, स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, अगर मेरी इक्वेशन होती y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसे बनता। अगर मेरी इक्वेशन होती y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो चलिए अब इसको रब करती हूँ और इसके बाद हम देखते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा। उसका हम डोमेन और रेंज निकालेंगे और इन जनरल कोई भी पैराबोला है तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसका नाम है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ये अपना फंक्शन है तो हम सबसे पहले बनाते हैं अपनी x एक्सिस y एक्सिस, चलिए ठीक है। अब हम फटाफट इस इक्वेशन में बहुत सारे x और y की वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। x की वैल्यूज रखते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालते हैं और उनको हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो चलिए x की वैल्यू रखते हैं हम 1, चलो 0 से शुरू करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 0। x की वैल्यू रखते हैं 1 तो y की वैल्यू आएगी -1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू आएगी -1, और x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू आएगी -4, x की वैल्यू 2 -2 तो y की वैल्यू आएगी -4, ठीक है। 5 पॉइंट्स निकाल लिए, पांचों पॉइंट्स फटाफट प्लॉट कर लेते हैं। तो 0,0 कहाँ बनेगा, यहाँ बन गया। नेक्स्ट है 1, -1, 1, -1 यहाँ बन गया। नेक्स्ट है -1, -1 वो यहाँ बन जाएगा। 2, -4, 2, -4 और -2, -4 वो इधर बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये भी हमें समझ में आ गया कैसे बन रहा है पैराबोला, इस तरीके से बन रहा है पैराबोला, ठीक है। एरो बनाना है हमें दोनों तरफ। तो ये पैराबोला कैसा बना है, ये इन्वर्टेड पैराबोला बना है इस टाइप के शेप का, ठीक है। चलिए तो ये पैराबोला है, ठीक है। अभी कहीं पे भी ये बहुत पूरा स्मूथ है, ठीक है। वो हमने ग्राफ वैसा बनाया बट ये है पूरा स्मूथ, ठीक है। तो ये हो गया अपना
y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर पर्टिकुलर इक्वेशन का ग्राफ, इसका अगर हम रेंज की बात कर, पहले डोमेन की बात करते हैं, अगर इसकी हम डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या समझ में आ रहा है, डोमेन मतलब x की क्या वैल्यूज आ सकती है, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, पूरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ जाएगी। y की वैल्यू, रेंज क्या होगा, मतलब y की क्या वैल्यूज आ सकती है, तो आप y में नोटिस करोगे कि यार ऊपर तो कोई वैल्यूज नहीं है, पॉजिटिव y एक्सिस पे कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ नेगेटिव y एक्सिस पे वैल्यूज है, वो भी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक सारी वैल्यूज है ना। तो रेंज हो गया अपना माइनस इन्फिनिटी से 0 तक सारी वैल्यूज, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं r माइनस यूनियन 0। बात समझ में आ गई। चलिए, ये हो गया अपना डोमेन और रेंज ऑफ दिस इक्वेशन। एक्स स्क्वायर का अपना ग्राफ ऐसा बन रहा था, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बन रहा है। अगर मैं बोलूँ हमारे इक्वेशन है y इक्वल टू 2 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर ऐसे बोलते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब फटाफट हम इसका प्लॉट करें, ग्राफ ट्राई करें एक बार। चलिए ट्राई करते हैं। ये अपने x एक्सिस y एक्सिस दोनों बन गई, ये y है ये x है, ये 0 है, -1 -2 -3 1 -2 -4 चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा। चलिए अब इसमें हम इक्वेशन में क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू हमने रखी 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। x की वैल्यू हमने रखी 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। x की वैल्यू हमने रखी -1, तो भी y की वैल्यू आ गई 0। x की वैल्यू हमने रखी 2, तो y की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू हमने रखी -2, तो भी y की वैल्यू आ गई 3। चलिए ये सारी वैल्यूज आ गई, अपने पास कितने पॉइंट्स आ गए, 5 पॉइंट्स। तो पांचों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। देखिए हमें इतना तो समझ में आ गया, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला। पैराबोला बनेगा, 5 पॉइंट्स है अपने पास, पांचों पॉइंट्स बना के देख लेते हैं। तो 0, -1 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, ये बन गया। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3। चलिए ये दिख गया हमें कैसा बन रहा है पैराबोला। ये अपना पैराबोला इस तरीके से बन रहा है, क्लियर है। चलिए इसका भी हम डोमेन निकाल के देखते हैं। तो डोमेन मतलब x की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। देखो x की वैल्यू ये हमेशा चलता जाएगा, ये भी हमेशा चलते जाएगा। x की क्या क्या वैल्यूज आ रही है, सारी वैल्यूज आ जाएगी, ये चलता ही जाएगा, तो x की भी सारी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी तक आएगी। ये इधर चलता जाएगा तो x की वैल्यू सारी इन्फिनिटी तक आएगी। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक x की सारी वैल्यूज आ सकती है। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अपना हो गया डोमेन। अगर मैं बोलती हूँ रेंज क्या होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन का, रेंज के लिए हमें क्या करना है, रेंज के लिए हमें देखना है कि इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो हम नोटिस करें कि यार पैराबोला में हर जगह हमने इतना नोटिस कर लिया है कि एक पर्टिकुलर रीजन से नीचे तक ही आता है या एक पर्टिकुलर रीजन से ऊपर तक ही आता है। तो इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर y की वैल्यू से ऊपर ही सारी वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ -1 से लेके इन्फिनिटी तक सारी y की वैल्यूज आ रही है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। पर -1 से नीचे कोई भी y की वैल्यू नहीं आ रही है, इनके करस्पॉन्डिंग कोई, इस y के करस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यूज नहीं है। शुरू कहाँ से हो रही है, -1 से, और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी वैल्यू ले सकती है y की, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ -1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग -1, ठीक है। तो ये हो गया अपना डोमेन और ये हो गया अपना रेंज, और ये बन गया अपना y इक्वल टू y इक्वल टू x² -1 का ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी ग्राफ अगर दे बनाने के लिए, तो आपको देखो ज़रूरी नहीं आप 5 पॉइंट्स बनाओ, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स प्लॉट कर लो, ठीक है। पर एग्जाम में हमें बस इतना टाइम नहीं होगा, हमको बस मेन चीज़ें इतनी देखनी है कि यार ये जो कर्व वाला पॉइंट है जहाँ से ये टर्न कर रहा है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है। अभी उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब मिनिमम क्या वैल्यू ले रहा है, इस केस में मैक्सिमम क्या वैल्यू ले रहा है। तो ये वाले पॉइंट्स पता चल गए, फिर तो ये हमेशा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, मतलब इसकी विड्थ
बढ़ सकती है, कम हो सकती है, ये ऐसा भी पैराबोला बन सकता है, ठीक है। पैराबोला इन्वर्टेड भी बन सकता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से भी पैराबोला बन सकता है, ठीक है। पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, किसी भी टाइप का पैराबोला बन सकता है। इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 2 है, तो उसका ग्राफ बनेगा पॉलिनोमियल, इतनी बात, उसका ग्राफ बनेगा पैराबोला, ठीक है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनेगा पैराबोला। अब वो पैराबोला कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है इक्वेशन क्या है, और स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी वो डिपेंड करता है इक्वेशन क्या है। पर बनेगी स्ट्रेट लाइन अगर वो लीनियर फंक्शन है, और बनेगा पैराबोला अगर वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यार क्यूबिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। मतलब अब हम देखते हैं जो हमारा फंक्शन है, हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसमें अगर हम डिग्री 3 रखते हैं तो उसका ग्राफ किस तरीके से बन सकता है। चलिए अब हम समझते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन जिनकी डिग्री हो 3, ठीक है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, उनको बोलते हैं हम क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। अब क्यूबिक फंक्शन को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना है जिसका डिग्री 3 हो। डिग्री 3 मतलब उस पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे ज़्यादा एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, 3, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये हो गया अपना पॉलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 3, जिसको हम क्यूबिक फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्यूबिक फंक्शन का एफ ऑफ एक्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये अपना जनरल फॉर्म हो गया। अब जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक फंक्शन या पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इस तरीके से बनेगा। इसका हम एक स्पेसिफिक केस लेके देखते हैं, जब a की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 0। तो हम ऐसे बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या बनेगा, अगर इसमें मैंने a की वैल्यू 1 रखी, b और c और d तीनों की वैल्यू 0 रखी, ये जनरल फॉर्म है तो a b c d की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो हमने कुछ भी की जगह ये वैल्यूज रखी, तो हमारा क्यूबिक फंक्शन का क्या फॉर्मेट हो गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये इक्वेशन बन गई y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबिक फंक्शन है जिसको बोलते हैं क्यूब फंक्शन। जैसे क्वाड्रेटिक में हमने देखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन, वैसे ही y इक्वल टू एक्स क्यूब को बोलते हैं क्यूब फंक्शन। इसको क्यूब फंक्शन क्यों बोलते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्यूब फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि y इक्वल टू एक्स क्यूब है, मतलब x का क्यूब करेंगे तो हमारे y की वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे बोले अगर फंक्शन में देखें तो फंक्शन में इनपुट गया x और आउटपुट क्या आ गया, x क्यूब। बात समझ में आ रही है, यही होता था हमारा फंक्शन का मतलब, हम फंक्शंस वाले लेक्चर में समझ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, क्यूब फंक्शन हो गया। ये क्यूब फंक्शन है तो हम इसका पर्टिकुलरली ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम y एक्सिस बनाएंगे और x एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया अपना 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। चलता जाएगा हमेशा, ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा, ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगर पॉइंट्स देखें तो इसमें जो भी पॉइंट्स हमें प्लॉट करने होंगे उसके लिए हमें x की कुछ वैल्यूज रखनी होगी इसमें, और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालनी होगी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने मान लीजिए x की वैल्यू रखी 0, तो y की वैल्यू आएगी 0। हमने x की वैल्यू रखी 1, तो y की वैल्यू आएगी 1। x की वैल्यू रखी -1, तो y की वैल्यू आएगी -1। x की वैल्यू रखी 0.5, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू रखी 0.5, तो 0.5 का क्यूब, ठीक है, 0.5 का क्यूब मतलब 0.125, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू रखी -0.5, तो y की वैल्यू आ जाएगी -0.125, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 पॉइंट्स निकाल लिए। ये 5 पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो हम और पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी सबसे पहले हम ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, पॉइंट ये आ गया, 1,1 पॉइंट इधर आ गया, 1 -1, पॉइंट इधर आ गया, 0.5 इधर आएगा, और y की वैल्यू आएगी 0.125,
एक्स की वैल्यू आएगी 0.5 माइनस 0.5 और वाई की वैल्यू आएगी इधर, ठीक है। चलिए इतने में तो हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम कुछ और पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए। अब हम एक्स की वैल्यू रख के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू रख के देखते हैं 2, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 8। एक्स की वैल्यू रखते हैं -2, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी -8, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा अपने ग्राफ को, ठीक है। 5 तक अपन बना चुके हैं, यहाँ 6, यहाँ 7 और मान लीजिए यहाँ पे आएगा 0.8, ठीक है। यहाँ पर हम सही से बना लेते हैं, अपने पास जगह है -7 -8, ठीक है। चलिए अब अपना पॉइंट है 2,8 और एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 8, तो ये यहाँ पर कहीं पॉइंट बनेगा, ठीक है। और एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -8, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो अब हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए, सबको ज्वाइन कर दें। अगर हम सबको ज्वाइन करते हैं तो अपना ग्राफ इस तरीके से बनेगा, एरो बनाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा किसका बन गया, y = x³, एक पर्टिकुलर टाइप के क्यूबिक फंक्शन का जिसका नाम है क्यूब फंक्शन। इसका ग्राफ इस तरीके से बन गया है, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से बन रहा है, ऐसा शेप है इसका, है ना। अब हमारा क्वेश्चन है कि यार इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। चलिए डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो सबसे पहले डोमेन देखते हैं क्या होगा। डोमेन का मतलब x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं। देखो ध्यान से समझो, तो ये देखो ये इस तरीके से बन रहा है, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, इसकी विड्थ ऐसे समझो, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, x की विड्थ धीरे धीरे ही बढ़ रही है पर बढ़ रही है, ठीक है। वैसे ही इधर y की वैल्यू धीरे धीरे सही पर बढ़ रही है, ठीक है। ऐसे समझो अगर मैं x की वैल्यू बहुत बड़ी रखती हूँ तो y की वैल्यू और बड़ी आएगी, ठीक है। तो ये इधर ऐसे बढ़ते ही जाएगा। इधर एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये कहीं भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि ये नीचे वर्टिकली नीचे जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये x की हमेशा इन्फिनिटी -इन्फिनिटी तक वैल्यूज ले सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी इस तरीके से ही बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत कम बढ़ रहा है x की तरफ, ठीक है। y की तरफ ज्यादा स्टीप है पर बढ़ तो रहा है। तो जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएंगे तो y की भी वैल्यू मिलती जाएगी। तो x की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज आ सकती है। तो डोमेन हो गया अपना सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। चलिए अब हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज मतलब y की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। तो y तो बहुत ही क्लियर है कि y की वैल्यू वहाँ से इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी मतलब -इन्फिनिटी तक भी चलता जाएगा और इन्फिनिटी तक भी चलता जाएगा। तो रेंज भी हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बात समझ में आ गई। तो क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ के लिए भी आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और उन्हें धीरे धीरे बनाते जाना है जब तक आपको क्लैरिटी, अगर आपको इतने पॉइंट्स में क्लैरिटी नहीं आई है कैसा ग्राफ बनेगा तो कोई बात नहीं, थोड़े और पॉइंट्स बना लीजिए। तो हमने थोड़े और पॉइंट्स बनाए तो हमें क्लैरिटी मिल गई कि ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्यूबिक फंक्शन समझ में आ गया है। उसमें क्यूबिक फंक्शन में हमने एक स्पेसिफिक टाइप देखा क्यूब फंक्शन का, जिसकी इक्वेशन होती है y = x³। उसका ग्राफ देख लिया, उसका डोमेन देख लिया और उसका रेंज देख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 दैट इज क्यूबिक फंक्शन भी क्लियर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल फंक्शन समझा क्या होता है, उसके बाद हमने लीनियर फंक्शन देखा, क्यूबिक क्वाड्रेटिक फंक्शन देखा और क्यूबिक फंक्शन देखा। 3 टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शन देखे। लीनियर फंक्शन में हमने देखा कि लीनियर फंक्शन के भी स्पेसिफिक और टाइप्स हो सकते हैं, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, नॉन नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। लीनियर फंक्शन का हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनेगा पैराबोला और क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ हमें देखना होगा कैसा बनेगा, बट हम इस केस में हमें समझ में आ गया है कि ये वाला केस कैसा बनेगा, क्यूब फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल फंक्शन समझ में आ गया है। पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा ये डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री क्या है, ठीक है। उसकी डिग्री बहुत कुछ बता देगी कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल फंक्शन समझ में आया सबसे पहले, और उसके स्पेसिफिक टाइप डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 के ग्राफ कैसे बनेंगे, उनका डोमेन और रेंज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।